हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है सभी की? बच्चों, लीनियर इक्वेशंस चैप्टर पे हम लोग पहुंच चुके हैं और इसके पार्ट 7 पर फ़िलहाल हम लोग चल रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको 6 पार्ट के अंदर अब तक का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले का जितना भी कोर्स है वो कवर करा दिया है और नो डाउट एग्ज़ाम का आने वाला जितना भी आपका कोर्स रह रहा है सारा का सारा एक एक चीज़ आपको पूरी कराई जाएगी, ये मेरा पक्का वादा है। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर बच्चों हम लोग सीखने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एनसीईआरटी में इसके क्या क्या क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कवर करेंगे और उसके बाद एक दो क्वेश्चन कुछ खास अलग तरह के वो भी हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक, तो जिसने पहले के पार्ट नहीं देखे वो देख लेना क्योंकि एक एक चीज़ उसके अंदर कवर्ड है। और बच्चों सबसे खास बात जो आपको बहुत काम में आएगी दैट इज़ ये वीडियो जो पूरी हो जाएगी, जैसा कि हर वीडियो में रहता है, इस वीडियो से रिलेटेड जो टॉपिक जो कंसेप्ट इसके अंदर आप लोगों को सिखाए गए उससे रिलेटेड वर्कशीट पीडीएफ आपको तुरंत से टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो वहाँ से जाके आप लोगों को उसको देख लेना है और जम के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कोई आपके डाउट रह जाते हैं तो आप लोग मुझे ग्रुप के अंदर लिख सकते हैं, फिर उनको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर लेने की कोशिश की जाएगी और लिए जाएंगे। ठीक बच्चों, तो बढ़िया से जम के अपनी तैयारी करें सभी के सभी। तो चलते हैं हम फटाफट से आगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है उसको सीखते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा बच्चों ये यहाँ पर मेथड है। 3 मेथड आप लोगों के पास हैं टोटल क्लास 10th के अंदर। एक तो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है एलिमिनेशन, उनको हम बहुत चकाचक तरीके से पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं और अब हम सीखने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को। तो बच्चों इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात है वो ये है, कभी भी आप इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हो, ध्यान देना, अब बिल्कुल ध्यान लगा के समझना है, कॉपी पेन साथ में ले लो, एक एक चीज़ को नोट करते रहो। जब भी बच्चों आप लोग क्या कर रहे हो, किन्हीं 2 इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, तो सबसे पहले आप लोगों को चेक करना चाहिए कि कौन सी कंडीशन इन इक्वेशंस के अंदर लग रही है। तो इन कंडीशंस के बारे में मैं आपको पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे से सिखा चुका हूं और मैंने ये भी कहा था कि इन कंडीशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ज़रूर आएगा। ठीक है, और कंडीशन से रिलेटेड कौन से वाला वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है वो बच्चों हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ। तो फिलहाल जब कभी भी आप लोगों को इक्वेशंस को सॉल्व करना हो, किन्हीं 2 इक्वेशन को सॉल्व करना हो लीनियर इक्वेशंस को, तो आप लोगों को सबसे पहले चेक करना चाहिए कि उनमें कौन सी कंडीशन लग रही है। ये पहले वाली, दूसरे वाली, तीसरे वाली आप लोगों को चेक करना है। अगर बच्चों दूसरी या तीसरी इनमें से कोई कंडीशन लग रही हो तब आप लोग इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि सेकंड इक्वेशन के अंदर बच्चों इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, कई सारे सॉल्यूशन निकलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकलेंगे, उनको आप कैसे निकाल सकते हैं? तो ऑब्वियसली आप लोग इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे। और बच्चों थर्ड में तो है ही नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन निकलने ही नहीं वाला, तो उसके अंदर तो सॉल्व करने का मतलब ही नहीं बनता। तो केवल और केवल बच्चों जब आपके पास a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आए, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब बच्चों केवल और केवल एक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, इस केस के अंदर ही आप लोगों को इक्वेशंस को आगे सॉल्व करना होता है किसी भी एक मेथड के थ्रू, चाहे तो आप सब्स्टिट्यूशन यूज करें, चाहे एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों हम लोग सीधे चलते हैं इस चीज़ को समझने के लिए एक्सरसाइज 3.5 एनसीईआरटी पेज नंबर 62 पर क्वेश्चन नंबर 1 में। तो सभी अपनी एनसीईआरटी निकाल लेंगे और एनसीईआरटी में साथ साथ देखते रहना है, क्वेश्चन के थ्रू ये बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें कहा, क्या कहा कि x - 3y - 3 इक्वल्स टू 0 और 3x - 9y - 2 इक्वल्स टू 0। इनको हमें सॉल्व करना है। अगर हम कर सकते हो, अगर हमारे अंदर इतनी पावर हो कि इसको सॉल्व कर सकते हैं तो कर देना है। तो वो कैसे पता लगेगा हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सबसे पहले हम लोग कंडीशन बच्चों लगाएंगे। हम लोग निकालेंगे बच्चों a1/a2, हम लोग निकालेंगे b1/b2 और हमें ही निकालना पड़ेगा c1/c2। तो भाई a1 क्या होता है? a1 होता है सर x का कोफिशिएंट जो पहली इक्वेशन में हो, पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। और b1 क्या होता है? b1 होता है सर
जो y का कोफिशिएंट होता है पहली इक्वेशन के अंदर, और C1 क्या होता है, वो होता है सर पहली इक्वेशन के अंदर जो कांस्टेंट है दैट इज C1। बहुत बढ़िया। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट A2 और y का कोफिशिएंट B2, और सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट जो होता है दैट इज C2। ये फॉर्मेट रहता है। ठीक है बच्चों, पिछली वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ से इजीली आप लोग निकाल सकते हैं। A1 बताओ जल्दी से, A1 कितना है, क्या दिखाई दे रहा है, या x के साथ है कुछ नहीं, तो क्या है 1। A2 3 दिखाई दे रहा है तो 3 हो जाएगा। B1 कितना दिख रहा है बच्चों, -3 दिखाई दे रहा है, और B2 कितना दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है हमें -9। इसी तरह से C1 है बच्चों हमारे पास -3, और नीचे C2 है हमारे पास -2। ठीक है, अच्छा इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये कैंसिल हो रहा है ना, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये कट गया 3 टाइम्स, तो 1/3 आ गया। तो हमें क्या दिखाई दिया कि हेयर A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, इजंट इट। यहाँ पर बच्चों A1/A2 B1/B2 के इक्वल आ रहा है। तो अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल हो जाएं तो हमारे पास कौन सी कंडीशन लग जाती है। मैंने आप लोगों को कहा था कि टेबल याद कर लेनी है, टेबल याद होगी तभी आप लोग इसका क्वेश्चन बच्चों अटैम्प्ट कर पाओगे पेपर के अंदर, वरना अटक जाओगे। जैसे अभी यहाँ पर आने के बाद फिर अटक जाओगे, आगे टेबल की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर बच्चों हम टेबल में देख रहे हैं A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये वाली कंडीशन लग गई, यानी ये तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, तो इसके अंदर तो बच्चों सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, आगे हम लोग सॉल्व नहीं कर देंगे कुछ भी इसके अंदर, x और y की वैल्यूज नहीं निकालेंगे, जस्ट हम क्या लिखेंगे, दिस इज द कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन यानी x और y की वैल्यू यहाँ पर हम लोग निकालेंगे ही नहीं, बस यहीं पर हम क्वेश्चन को अपने छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देंगे। क्लियर है बच्चों, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखो सेकंड पार्ट के अंदर कह रहा है 2x प्लस y इक्वल्स टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। फिर से वही, पहले सबसे पहला काम, सबसे पहला फर्ज, सबसे पहला दायित्व क्या है हमारा, कि हम लोग चेक करें कि कंडीशन कौन सी लग रही है। तो यहाँ पर हम लोग रेशियोज निकालेंगे। सो A1/A2, A1 बच्चों 2 है, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट A2 3 है। फिर B1/B2 ये रेशियो निकाल लें, तो B1 इज 1, y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, और नीचे 2। फिर बच्चों C1/C2 निकालना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। LHS में ला करके रखा करो हमेशा, मैंने पहले भी बताया है, LHS में वैल्यू को ला करके रखा करो, उससे दिक्कत नहीं होगी, वरना कहीं ना कहीं मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो बच्चों इसको जब LHS में लाओगे तो ये -5 बनेगा, और ये 8 जब आएगा LHS के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये -8 बन जाएगा आपके पास। तो मैं कह सकता हूँ कि 5/8 फिर से आ जाएगा, नो डाउट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से 5/8 ही आ जाएगी, माइनस तो माइनस तो कैंसिल हो जाना है। लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें बच्चे आप लोगों से मिस्टेक हो जाएगी। तो हमेशा ये रूल याद रखना कि LHS के अंदर लाकर ही फिर वैल्यू डालो। ठीक है, वो ज़्यादा सही है। तीनों रेशियोज हम लोगों ने निकाल लिए, अब हमें देखना है कि ये कौन सी कंडीशन लग रही है। तो हेयर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आ गया, चेक कर लो, 2/3 है, यहाँ पर 1/2 है, नॉट इक्वल आ गया। और ये कंडीशन कौन सी होती है बच्चों, ये कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन की। कौन से सॉल्यूशन की, यूनिक सॉल्यूशन की। और प्यारे बच्चों जब यूनिक सॉल्यूशन आता है तब हम लोग अपनी इक्वेशंस को आगे सॉल्व करते हैं किसी ना किसी मेथड से, कोई भी तीनों में से मेथड यूज़ करके हम आगे भी क्वेश्चन को फिर बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हमें इसको आगे सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
तो अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यही आज का हमारी वीडियो का टॉपिक है। तो हम ना ही तो सब्स्टिट्यूशन से ना ही तो एलिमिनेशन से बल्कि क्रॉस से इसको सॉल्व करेंगे। अब आप लोग ध्यान से सीखना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे काम करता है, कैसे हमें करना है। देखो बच्चों, सिंपल, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। सबसे पहले क्या करना है, जो वेरिएबल हैं उनको लिख लो, x लिख लो, y लिख लो और एक लिख लो 1, बीच में लगा दो इक्वल टू, ऐसे ये लिख लिया हमने। अच्छा बच्चों, अगर किसी इक्वेशन के अंदर यहाँ x की जगह m होता तो फिर मैं यहाँ पर x ना लिखता, फिर m लिखता, ठीक। y की जगह n होता तब हम यहाँ पे n लिखते। तो फिलहाल x और y है तो x और y लिखेंगे, ये लिख लिया। अब क्या करना है, x के जो कोफिशिएंट है उनको छोड़ के बाकी नंबर्स को हमें x के नीचे लिख देना है। क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनो। x के कोफिशिएंट को छोड़ के बाकी नंबर्स को x के नीचे लिख देना है। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो ध्यान से देखते हैं, x के नंबर्स को छोड़ देना है। ठीक है, x के नंबर्स क्या है, 2 और 3, तो इनको छोड़ दो। इसको मैंने हटा दिया, माइंड में हटा देना, पेपर में मत काट देना। तो यहाँ से इसको हमने हटा दिया। अब इनको छोड़ के बाकी नंबर क्या दिखाई दे रहे हैं बच्चों, यहाँ तो 1 है तो ये 1 और 2 दिखाई दे रहा है, और 5 और 8 दिखाई दे रहा है, isn't it? तो बिल्कुल आराम से यहाँ पर हम लाए 1 और 2 हमने लिख दिया, और बच्चों 5 और 8 मैंने कहा कि LHS में ही ला के रखा करो, तो -5 और -8 ये हमने लिख दिया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट बात, अब आप लोगों को y के नीचे क्या लिखना है, y के साथ में जो उसके कोफिशिएंट हैं उनको छोड़ देना है, बाकियों को लिख लेना है। अच्छा सर, तो y के साथ में 1 है और 2 है, इसको छोड़ दिया, बाकी नंबर क्या बचे, एक तो ये बच गया 5 और 8, देखो यहाँ लिखे हुए हैं हमने। और कौन बच गया बच्चों, ये जो हमने काट दिया था 2 और 3, ये भी तो बच गया, ये दोनों बच गए, तो इनको हम लोग लिख लेंगे। अब आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है, चुटकी बजा के मैं बोल रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना वरना गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान दो, ऐसे चलना है क्लॉकवाइज, आगे की तरफ जाना है, पीछे की तरफ नहीं जाना। यहाँ पर 2 तरीके हो सकते हैं बच्चों, y के नीचे या तो आप ऐसे लिख सकते हो 2/3 और -5/-8, क्योंकि सर आपने कहा कि y के साथ वाले नंबर को छोड़ देना, बाकी नंबर को लिख लेना, इसलिए हमने 2 और 3 ये लिख लिए और -5 और -8 ये लिख लिए। और एक तरीका ऐसा भी हो सकता है, कोई बच्चा कहे कि सर आपने कहा कि y के साथ वाले नंबर को छोड़ देना, बाकियों को लिख लेना, तो मैं पहले -5 और -8 को लिख लेता हूँ, यानी इसको, और उसके बाद फिर 2/3 को लिख लेता हूँ। दोनों ही बच्चे सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तुम लोगों को क्या कह रहा हूँ कि क्लॉकवाइज जाना है, आगे वाले नंबर जो है उनको पहले लिखना है, मैंने ये बताया। तो इसलिए जो सही जाएगा आंसर, जिसका लास्ट में सही निकलेगा, वो इस वाले बच्चे का निकलेगा जिसने ये दूसरा मेथड फॉलो किया है। y के बाद क्या आ रहा है, आगे की तरफ बढ़ेंगे तो पहले -5 -8 आएगा, फिर घूम के आने पर वापस फिर आएगा 2 और 3। तो ऐसे आप लोगों को लिखना है, ठीक है। इसका हमेशा ध्यान रखना वरना आंसर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। चलो, तो हम लोग इसको हटा देते हैं और जो सही वाला तरीका है वो लिखेंगे। तो बच्चों आगे की तरफ जाना है, y के कोफिशिएंट को छोड़ के आगे फिर सबसे पहले क्या आएगा, -5 -8 एंड देन 2 और 3, इसको हमने लिख लिया, हो गया काम पूरा। अब 1 की बात, 1 का मतलब ये वाले छोड़ देंगे हम लोग, जो कांस्टेंट है इनको हटा के बाकी जो नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं उनको लिख देना है। तो यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर हमारा 2 है, ठीक है। तो बाकी क्या दिखा हमें, 2 और 3 और 1 और 2, ये हमें दिखाई दिया, सिंपल। अब आगे क्या करना है, हमें इनकी करनी है बच्चों मल्टीप्लाई। ऐसे हम एरोज लगा देंगे और इनको आराम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा देखते हैं। सी x/1 इंटू -8 और बच्चों 2 इंटू -5, बीच में आप लोगों को माइनस का साइन लगाना है, इक्वल्स टू देन y/-5 इंटू 3
देन -8 इंटू 2, बीच में फिर से माइनस का साइन लगाना है, फिर 1/2 इंटू 2 और 3 इंटू 1, ठीक, और बीच में माइनस का साइन हम लोगों ने लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x अपॉन -8 यहाँ पर बन जाएगा बच्चों प्लस का 10 इक्वल्स टू y अपॉन -15 और प्लस का 16 इक्वल्स टू 1/4 -3, isn't it? So it will become x upon 2 is equals to y upon 1 equals to 1/1। ठीक है बच्चों, अब देखो हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप लोगों को सीखनी है, एक एक बार कंपेयर किया जाएगा कांस्टेंट से। पहले तो हम x वाली टर्म जो है हमारा, इसको कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे, x अपॉन 2 इक्वल्स टू 1/1। तो बच्चों यहाँ से देखो x इज इक्वल्स टू 2, आपका पहला आंसर आ गया ये, x इज इक्वल्स टू 2। और फिर क्या करेंगे हम लोग, y वाली टर्म को भी जैसा मैंने यहाँ दिखाया, इसको भी हम लोग कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से बच्चों दूसरा आंसर आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 1। कंपेयर आपको कांस्टेंट से ही करना है दोनों वेरिएबल्स को, x को भी कांस्टेंट के साथ, y को भी कांस्टेंट के साथ, तो ऑब्वियस है आपका x और y की वैल्यू निकल आएगी। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट के अंदर अभी आगे और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के। थर्ड पार्ट के अंदर क्या कह रहा है देखो, थर्ड में लिखा हुआ है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 20, 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 40। सबसे पहला हमारा दायित्व क्या है कि हम लोग चेक करेंगे कि कंडीशन कौन सी है। सो a1 अपॉन a2 3/6 माने 1/2 हो गया बच्चों। फिर b1 अपॉन b2 यानी -5 अपॉन -10, ये भी 1/2 हो गया। फिर c1 अपॉन c2 तो वो -20 अपॉन -40, तो वो भी 1/2 ही आ गया। ये तो तीनों ही सेम आ गए। तो क्या आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा, हम x और y की वैल्यू पता कर पाएंगे एग्जैक्ट? नहीं पता कर पाएंगे, ठीक है। सो हेयर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। यहाँ पर क्या बन गए बच्चों, तीनों जब इक्वल हो जाते हैं रेशियो तो आते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्या क्या कौन कौन से सॉल्यूशन निकालोगे, यहाँ तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, इसलिए हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू आगे नहीं निकालेंगे, क्वेश्चन यहीं पे ही रुक जाएगा। दैट्स इट। तो फटाफट से हम लोग आगे चलते हैं। तो आप लोगों को क्लियर क्या हो गया होगा बच्चों, इसको माइंड में रखना, एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को रेशियोज निकाल लेने हैं तीनों, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। अगर यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन आए, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन कौन सी होती है, जिसमें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आता। अगर ये वाली कंडीशन आए तब तो आप लोग आगे सॉल्व करोगे, कोई भी मेथड लगा के x और y की वैल्यू निकालोगे, अदरवाइज क्वेश्चन को वहीं पर ही रोक देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, और यहाँ पर हमें क्या कह रहा है देखते हैं। फिर पहले तो हम यही देखेंगे कि इसमें सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालेंगे। तो चलो फटाफट से फोर्थ पार्ट, आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके फोर्थ पार्ट में देखो ज़रा, खुद से ट्राई करके सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। देखो बच्चों यहाँ पर पहले से ही सारी की सारी चीज़ें LHS में ही दी हुई हैं। तो यहाँ पर हम a1 बाई a2 निकालें तो इट विल बी 1/3, b1 बाई b2 निकालें इट विल बी -3 अपॉन -3, सो 1 हो जाएगा, या 1/1 हम लोग लिखना चाहें। और c1 बाई c2 निकालें तो इट विल बी -7 बाई -15, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हेयर a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये तो 1/3 आया, यहाँ पर b1 अपॉन b2 1 आ रहा है, इक्वल नहीं है,
इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है कि नहीं करना है, बिल्कुल सही करना पड़ेगा आगे सॉल्व। तो क्रॉस लगाएंगे फटाफट से, देखो फिर से एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो वेरिएबल हमारे पास x है, y है और कांस्टेंट के लिए 1 हमने लगाया। x के नीचे कौन से नंबर लिखेंगे बच्चों, x के साथ ही जो है उनको छोड़ के बाकी लिख देने हैं। बाकी क्या क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देखो एक तरीका और मैं बताता हूँ यहाँ पे आसान। ये a1 और a1/a2 ये x के ही साथी है ना, तो यहाँ पे x लिख लो। b1/b2 y की कोफिशिएंट है, यहाँ पे y लिख लो। c1/c2 क्या है 1 के हैं, तो यहाँ पर 1 लिख लो। अब देखो यहीं से निकल जाएगा। तो x के नीचे क्या लिखने हैं, ये x वाले जो हैं इनको छोड़ के बाकी लिख देने हैं। बाकी क्या दिखाई दे रहा है, -3 और यहाँ पर -7 और -15। अब बच्चों y के नीचे क्या लिखने हैं, y के जो साथी हैं ये वाले, ये y के साथ है ना, इनको छोड़ के बाकी को लिख देना है और आपको आगे की तरफ जाना है क्लॉकवाइज, जैसा मैंने बीच में भी बताया। तो -7 -15 और फिर वापस घूम के आएंगे तो 1/3। फिर बच्चों 1 के नीचे क्या लिखना है, जो 1 के साथी हैं इनको आप लोगों को छोड़ देना है और बाकी जो है यानी 1/3 और -3/3 ये हमने लिख लिया। एरोज लगाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए इस मेथड का नाम क्या पड़ा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो -3 × -15 और -3 × -7 इनकी मल्टीप्लाई हुई, बीच में लगा माइनस, इक्वल्स टू y/-7 × 3 और -15 × 1 बीच में लगा माइनस, इक्वल्स टू 1/3 -3 × 1 और -3 × 3। इसको बच्चों डायरेक्ट भी कर सकता हूँ मैं, आप लोग भी डायरेक्ट कर सकते हैं। आप लोग मल्टीप्लाई अगर एकदम से ही करें, ऐसे ना लिखें, एकदम से करना चाहे -3 × 15 -15 45 तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझाने के पर्पज़ से यहाँ पे डिटेल में लिख के चल रहा हूँ, ठीक। और डिटेल में आप लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जब थोड़े टिपिकल आते हैं ना, तो फिर एकदम से करने में आप लोग कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। तो जो मेरी राय है वो यही है कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आराम से लिखना, तो फिर साइन वगैरह की मिस्टेक नहीं होगी। कई बच्चे जल्दी जल्दी में साइन की मिस्टेक कर देते हैं, फिर ऐसे जल्दी करने का फ़ायदा क्या, फिर पूरा क्वेश्चन दोबारा करना पड़ता है, तो टाइम पहले से भी ज़्यादा लग जाता है, इज़न्ट इट। तो यहाँ पर बच्चों बन जाएगा x/3 × 15 विल बी 45 और यहाँ पर बन गया हमारे पास -21 इक्वल्स टू y/-21 एंड +15 इक्वल्स टू 1/-3 एंड प्लस, ये 3 है यहाँ पर है ना, तो प्लस का 9 बन जाएगा और हमारा आंसर यहाँ से निकल आएगा। तो ये बन गया x/, कितना बचेगा बच्चों, 4 और 24 एंड y/, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -6 और यहाँ पर बन जाएगा 1/+6, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, एक बार तो x को कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे, तो x/24 इज इक्वल्स टू 1/6 और एक बार हम लोग यहाँ से पहले x निकाल लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 24/6 यानी कि बच्चों 4 आप लोगों के पास आ गया x। फिर इस y को कंपेयर करेंगे कांस्टेंट के साथ, तो y/-6 इज इक्वल्स टू 1/6। तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएंगे, तो y इज इक्वल्स टू -1 आप लोगों के पास आ गया, ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप बात क्लियर हो गई होगी। बड़ा बढ़िया सा मेथड है, फटाफट एक के नीचे चीज़ें लिखनी है और आंसर हमारे आ जाते हैं, ठीक है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना, इससे रिलेटेड शीट जो है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। अभी नहीं जाना है, एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ही, जो कि थोड़ा एडवांस्ड लेवल का क्वेश्चन है, तो उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर ये पार्ट हमारा पूरा हो जाएगा, नेक्स्ट हम इससे अगले पार्ट के अंदर बढ़ेंगे। तो बच्चों ये आप लोगों की एनसीईआरटी का ही मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, थोड़ा एडवांस लेवल का है और ये है पेज नंबर 68 पर। इसको करने के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारा एक तरह से पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा, हर तरह का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके होंगे। तो 68 में, पेज नंबर 68 पर एनसीईआरटी की बात चल रही है। ऑप्शनल एक्सरसाइज मिलेगी, निकालो सभी ऑप्शनल एक्सरसाइज, इट इज़ 3.7, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 7th का 3rd पार्ट हम लोग करते हैं।
7th का थर्ड पार्ट। देखो कई बच्चों का ना डाउट रहता है कि सर ऑप्शनल पे तो स्टार बना रहता है, सर ये स्टार नीचे बना हुआ है ऑप्शनल पे, तो सर इस पे लिखा रहता है दीज आर एक्सरसाइज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो सर इसको क्यों कराते हैं और करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो मैंने अपनी कई वीडियोस के अंदर बताया भी है इस बारे में। एनसीईआरटी में जो ऑप्शनल एक्सरसाइज हैं वो हर चैप्टर की इम्पॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन हाँ बच्चों कुछ चैप्टर्स से कई बार सीबीएसई क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप सीबीएसई का हाथ तो नहीं पकड़ सकते ना। कुछ चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है ऑप्शनल एक्सरसाइज से सीबीएसई। और कौन से क्वेश्चन पूछता है? सपोज कोई ऐसा क्वेश्चन है जो ऑप्शनल के अलावा बाकी एक्सरसाइज में भी है और उसी से रिलेटेड कंसेप्ट वाला क्वेश्चन ऑप्शनल एक्सरसाइज में डाला हुआ है, ऐसे केस के अंदर वो क्वेश्चन आ सकता है। कोई क्वेश्चन आप लोगों के पास ऐसा है जो ऑप्शनल में तो है लेकिन जो प्रीवियस एक्सरसाइज है नॉर्मल एक्सरसाइज उनके अंदर है ही नहीं उससे रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट, तो फिर वो बिल्कुल नहीं आएगा एग्जाम में, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई अगर ऐसा क्वेश्चन है, कोई ऐसा कंसेप्ट है जो नॉर्मल एक्सरसाइज के अंदर भी है और फिर वो उसी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ऑप्शनल में भी पड़ा हुआ है, तो फिर वो क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में आ सकता है। ऐसा कई बार देखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये पहले एग्जाम में आया हुआ है, ठीक। तो इसको एक बार हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। थर्ड पार्ट के अंदर इक्वल्स टू ये 0 दिया हुआ है और ax प्लस by इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, चलो तो यहां पर भी हम लोग चेक करेंगे पहले। तो a1 अपॉन a2 निकालें। a1 क्या है बच्चों? यहाँ पर 1 अपॉन a है, नो डाउट, और b1 क्या है? वो a ही है। और b1 अपॉन b2 हम निकालें तो b1 है माइनस का 1 अपॉन b और b2 है हमारे पास b। ये हमने डिस्कस कर लिया ऊपर अच्छे से, मैं फिर भी एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो a1 x प्लस b1 y और प्लस c इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन को हम ऐसे कंपेयर कर रहे हैं और सेकंड में a2x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। सेकंड को हम इस तरह से कंपेयर कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर a1 जो है वो x का कोफिशिएंट तो क्या है? यहाँ पर 1 है, इसलिए हमने क्या लिखा 1 अपॉन a। x के साथ क्या है बच्चों? एक तो 1, ऊपर तो 1 ही है, नीचे a है, तो 1 अपॉन a x का कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है ना। और नीचे a2 क्या दिखाई दे रहा है? नीचे x का कोफिशिएंट क्या है? a है, तो इसलिए नीचे a2 की जगह a आ गया यहाँ पर। देखो फिर ऐसे ही b1, देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो, b1 क्या है? माइनस का 1 अपॉन b, इजंट इट? तो माइनस का 1 अपॉन b आया आपका। फिर b2 क्या है बच्चों? b2 हमें दिखाई दे रहा है कि b है सर, तो b लिखा हमने। अब c1 बताओ ज़रा, c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा? होगा कुछ? पहली इक्वेशन में c1 है, c की जगह कोई चीज़ लिखी हुई है फर्स्ट इक्वेशन के अंदर? कोई भी नहीं है, 0 है, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 0। और c2 क्या है बच्चों? c2 तो हमारी पूरी की पूरी वैल्यू है, ये रही। तो इसको LHS में लाके हम लोग रखते हैं, तो इसलिए हम इसको लिख रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और LHS में लाएंगे तो माइनस का साइन, तो ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ये हमारे तीनों रेशियोज आ गए। तो हमें दिखाई दे रहा है कि हेयर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल आ रहा है b1 अपॉन b2 के, इजंट इट? यहाँ पर तो a की वैल्यूज है, यहाँ पर b है, नॉट इक्वल आ रहा है। तो यूनिक सॉल्यूशन यानी यहाँ पर हमारे सॉल्यूशन निकलेंगे आगे। तो हम लोग निकालते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पर वेरिएबल है x, फिर y, फिर कांस्टेंट के लिए 1 लगाए। x के नीचे क्या लिखना होता है? x के जो साथी हैं उनको छोड़ करके बाकी। तो हमने बताया x के साथी जो है वो तो a1 और a2 हैं, दिखाई दे रहे हैं हमें यहाँ पर x के साथ a1 और a2, तो इनको छोड़ के बाकी लिखेंगे। तो b1 अपॉन b2 यानी b1 है तो माइनस 1 अपॉन b, b2 है हमारा b, तो बच्चों b लिख दिया। फिर आगे c1 0 और c2 माइनस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। फिर y
y क्या है, b1 अपॉन b2 को छोड़ के बाकी लिख देंगे 1 अपॉन a एंड a। अब देखो मैंने क्या बताया था, आगे की तरफ चलना है, तो यहाँ पे ऐसे उल्टा लिख दिया ना हमने, अभी ऐसे नहीं करना, आगे की तरफ हम लोग चलेंगे। तो c1 इज़ 0, देन c2 इज़ माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और फिर आएंगे उसके पास तो 1 अपॉन a एंड a। इसके बाद बच्चों 1 के नीचे ये वाले नंबर छोड़ देंगे और a1 अपॉन a2 यानी 1 अपॉन a देन माइनस 1 अपॉन b एंड b, ये हम लोगों ने लिख लिया। ठीक, इसको लिखते हुए बहुत ध्यान रखना है, आप लोग कोई भी गलत वैल्यू अगर डाल दोगे तो ऑब्वियसली आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो ये ध्यान से लिखना है बहुत ज़्यादा। अब आगे मल्टीप्लिकेशन के साइन लगा देते हैं और करते हैं मल्टीप्लाई। तो x अपॉन माइनस 1 अपॉन b इसकी मल्टीप्लाई किस में होगी बच्चों, यहाँ पर दिखाई दे रहा है सर माइनस में, माइनस है ना ये साइन, देखो ये माइनस का साइन, इसको बाहर लगा लेते हैं, मल्टीप्लाई हो रही है, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये, फिर 0 इंटू बी, तो 0 इंटू बी करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आना है, तो फिलहाल के लिए लिख लेते हैं, बीच में लगता है माइनस का साइन, इक्वल्स टू देन y अपॉन 0 इंटू a, और मल्टीप्लाई इसकी इसमें करेंगे तो माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 1 अपॉन a, इज़न्ट इट, और बीच में लगता है माइनस का साइन, तो वो जो बीच में माइनस आएगा वो इस माइनस के साथ मिलके माइनस माइनस ये प्लस बन जाएंगे, इक्वल्स टू 1 अपॉन a इंटू बी करेंगे, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ मल्टीप्लाई, b अपॉन a आ जाएगा, 1 अपॉन a इंटू b अपॉन a, देन a इंटू माइनस 1 अपॉन b विल बी a अपॉन b, और बच्चों एक माइनस तो ये है यहाँ और एक बीच में माइनस लगता है, तो दोनों माइनस माइनस होके प्लस हो गए। अब यहाँ पर x अपॉन, देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये माइनस का साइन दिख रहा है ये वाला, इस माइनस ने इस माइनस को क्या बना दिया, माइनस माइनस प्लस हो गए, यानी ये यहाँ से हट गए। अब 1 अपॉन बी की मल्टीप्लाई a स्क्वायर में करेंगे तो a स्क्वायर अपॉन b आ जाएगा, 1 अपॉन बी की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो b स्क्वायर अपॉन b आ जाएगा, और माइनस में बच्चों ये तो पूरा 0 हो ही गया, इक्वल्स टू y अपॉन, यहाँ से 0 इंटू a 0 हो गया, और प्लस का 1 अपॉन a की मल्टीप्लाई इसमें करा हमने तो a स्क्वायर अपॉन a प्लस b स्क्वायर अपॉन a, 1 अपॉन a b, एलसीएम लिया यहाँ पर ए बी बना बच्चों, ऊपर क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यस ये हमारे पास आ गया। आगे बढ़ाते हैं, तो x अपॉन यहाँ पर बच्चों क्या दिखाई दे रहा है, दोनों जगह b ही है, तो b एलसीएम आ गया, ऊपर बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इक्वल्स टू y अपॉन a एलसीएम आ गया, ऊपर बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इक्वल्स टू सामने 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a b। ठीक, देखो फटाफट से हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कंपेयर करते हैं सबसे पहले x की वैल्यू को कांस्टेंट के साथ, तो x इज इक्वल्स टू, ये पूरी की पूरी टर्म उधर चली जाएगी न्यूमरेटर में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b, और नीचे ये तो है ही ये बैठा हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन ab। देखो b से b कैंसिल हुआ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये a नीचे से ऊपर गया, तो x इज इक्वल्स टू बच्चों कितना आ गया, a आ गया हमारे पास, ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब हम लोग y की वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे, y की वैल्यूज़ को कंपेयर करके क्या आएगा, b आंसर आएगा, नो डाउट, पता ही लग जाता है पहले ही, तो सॉल्व तो करके दिखाना पड़ेगा। तो y इज इक्वल्स टू
ये पूरी टर्म उधर जाएगी न्यूमरेटर में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, और अपॉन में क्या है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। तो ए से ए कैंसिल हुआ आपकी बार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई कितना आ गया, बी ऊपर जाता है, वाई इज इक्वल्स टू बी हमारे पास आ गया। तो बच्चों ऐसे आप लोगों को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इनकी प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर कर लेना। कई बार बेसिक के पेपर में तो नहीं आते, लेकिन स्टैंडर्ड के पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो जो हमारी एक सेकेंड, यस, जो हमारी पिछली मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, पिछले से पिछला पार्ट, ये तो पार्ट नंबर 7 है, जो 5th पार्ट पढ़ाया था एलिमिनेशन मेथड का, उसमें मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को एलिमिनेशन से सॉल्व करना सिखाया हुआ है, ए और बी को कैसे करते हैं। तो जिन्होंने वो नहीं देखा उस पार्ट को देख सकते हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को एलिमिनेशन से करना भी सीख जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल के लिए हम लोग इस पार्ट के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें हम लोग सीखेंगे टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इस पार्ट के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखें, बढ़िया से पढ़ाई, बढ़िया से तैयारी करते रहें। थैंक यू।